Hello. Hello. Yeah, Mr. Jatin, this Hello. side Maithili Saran Gupta. I am former DGP and President Crime I, Free Bharat I Mission. I know about you, sir. How are you, sir? How are you, sir? I I am know about you, sir. How are you, sir? I am absolutely fine. Good to talk to you, sir. Good to talk to you, sir. Okay. देखो आप लोग Yes, sir. Please. पुरुष आयोग की बातें कर रहे हो। जी जी। आपको नहीं लगता है कि आपको न्याय की बात करना चाहिए, जैसे कि सब लोगों की जिंदगी अच्छी हो? बिल्कुल बिल्कुल। राइट सर। क्योंकि देखिए, जब हाँ, भी पुरुष आयोग इवन यू नो कि हाँ थोड़ा डिफिकल्ट है सर। अभी मैं ना आई एम रियली सॉरी सर, मैं आपसे सही में पहले भी बहुत बात करना चाहता था। अभी एक्चुअली मैं अपने गाँव में आया हूँ, मैं ट्रैकिंग कर रहा हूँ अभी, तो 2 मिनट थोड़ा रुक सा के अभी मैं बात ना कर लो, क्योंकि वाटर बॉडी में हूँ अभी। एक काम हाँ हाँ। करें, थोड़ा सा किनारे आके बात करते हैं, कर लो। क्योंकि जी जी। क्योंकि ठीक है ठीक कभी कॉस्मिक उससे होता है, अभी तक कभी आपसे बात करने की इच्छा नहीं हुई ना, तो आज आज जो है है। ये जी जी कुछ जी। कॉस्मिक प्रभाव से बात हो रही है, तो उसमें अवरोध नहीं हाँ होना हाँ। चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं साइड में आता हूँ सर, बताइए ठीक है। बताइए। मेरा एक ये मिनट रुकिए कहना सर। है कि देखिए, हाँ जी हाँ जी। एक परिवार एक गाड़ी है, और महिला और हाँ हाँ। पुरुष उसके 2 पहिए हैं। राइट राइट। स्वार्थी लोग अपने लाभ के लिए हम्म। इन 2 पहियों को ठीक ढंग से नहीं चलने देते। हाँ, बात समझ रहे हैं ना? मतलब ये जो चल है समझ रहा महिला पक्ष में भी होता है और पुरुष पक्ष में भी होता है। कई बार तो जो है माता पिता भी जब बहू को एज ए थ्रेट देखते हैं, तो कई बार उनका आचार विचार और सोच जो है, जो ऐसी ठीक होना चाहिए वैसी नहीं होती है। हाँ, राइट राइट। और यही बात लड़की के माता पिता के ऊपर है। कई बार उसको लगता है कि उसकी लड़की एक दूध देती गाय है, यदि वो चली गई तो उनका जीवन यापन कैसे होगा। जी जी। तो जो फ्रेंड्स रिलेटिव और सब लोग हैं, वो अपने अपने हाँ जी हित हाँ की जी। बातें करते हैं। राइट है, ये बिल्कुल बात बिल्कुल। आप मान रहे हैं कि क्योंकि नहीं? सबकी अपनी फैमिली चल रही है ऑल टुगेदर। हाँ। नहीं, किसी को आपसे लेना देना है नहीं। सब लोग है अपना ना। हित साध रहे हैं। यही राइट। बात मित्रों की है। और वकीलों हाँ का तो दुष्टा है। वो तो चाहते हैं कि हाँ हाँ। आपके सेटलमेंट ना हो, उनका धंधा चलता हाँ, रहे। चलता रहा, बिल्कुल बिल्कुल सही कह रहे हो सर आप। अच्छा, दूसरी बात है कि चाहे लड़का हो या लड़की हो, हम्म, वो लड़ने के लिए शादी नहीं करते हैं। हम्म, मतलब एक आध दो पागल हो सकते हैं, लेकिन उन हाँ एक आध दो पागलों के लिए हम हर किसी को हाँ। जो है ना इस कैटेगरी में कैटेगराइज नहीं कर सकते हैं। नहीं कर सकते, राइट राइट। क्योंकि शादी का जो बंधन है वो हम लोगों को साइकोलॉजिकली कहते हैं जन्म जन्म का बंधन है। जी जी। और हमारे हिंदू समाज में तो सर ऐसा भी नहीं है कि शादी टूटने का, डिवोर्स का भी कोई वर्ड नहीं है। मेरा ये कहना है कि डिवोर्स क्यों होना चाहिए? हाँ पहले ही जो आपको देखना है वो पहले देखो ना। राइट Why you want to jump to the decision of getting married and then later राइट on राइट repenting? राइट राइट। यदि हम पूरी प्रिकॉशन शुरू में ले लें, एंड राइट एंड राइट। एंड वी शुड नॉट टेक इट टू द ईगो बाय हाँ शेयरिंग प्रॉपर डॉक्यूमेंट्स विद द पीपल। कई बार क्या होता है कि हाँ। झूठ बोल के शादी हो शादी कर जाती लेते है, और जब सही तथ्य निकलते हैं तो वो एकदम भिन्न होते हैं, हैं। राइट राइट और वो आपस में लड़ाई का कारण बनते हैं। राइट। जी जी, बिल्कुल बिल्कुल। तो जतिन, आपको नहीं लगता है कि हमारी सोच यदि अलग होगी? क्योंकि देखिए, हाँ जी हर सर। कोई अपने अपने लाभ को देख रहा है। आपके ग्रुप में बहुत सारे वकील वकील होंगे, वो आपको एज हाँ ए राइट। क्लाइंट देख रहे हैं। वो राइट आप में अपना व्यवसाय देख रहे हैं। राइट आपका राइट। हित कौन देख रहा है? राइट। नंबर अब एक, मैं सर थोड़ा सा जी जी अपने बारे में सर थोड़ा बताना चाहूंगा मैं आपको। जरूर बताइए। मैं सर जतिनपुरी हूँ, जतिनपुरी हूँ सर मेरा नाम। मैं बेसिकली हिमाचल से हूँ। मेरे पेरेंट्स दिल्ली में रहते हैं सर। मेरे दादाजी भी पुलिस में थे, तो वो एज अ सीनियर इंस्पेक्टर रिटायर हुए थे वो, जी तो दिल्ली में ही थे सर वो। जी। तो बेसिकली अब तो खैर हमारे साथ नहीं है मेरे दादाजी। और सर हम भी ना उसी असूलों के साथ चलते हैं जो हमारे दादाजी ने हमको सिखाया कि एक तो सबसे पहले सबकी मदद करनी है पहले।
क्योंकि ऐसा हो सकता है कि आज मेरे पास 2 रोटी है और किसी के पास शायद 1 रोटी भी नहीं है। तो सबसे पहला हमारा विचार जो इस चीज के लिए आया था ना सर, वो लोगों की मदद करना है कि लोग सुसाइड जो कर रहे हैं या लोग ऐसे कदम उठा रहे हैं कि लोग पीपल आर गेटिंग मर्डर्ड, है ना, ड्यू टू मैरिटल डिस्प्यूट्स, देयर वाइफ्स आर किलिंग देम, है ना। तो ये एक्चुअली इतने फैक्टर्स है ना कि लोगों को पहला हमारा स्टेज क्या था, वी हैव कम विद डॉक्टर्स जो फ्री ऑफ कॉस्ट उनको मेडिकल ट्रीटमेंट, यानी कि जैसे जो दिमागी रूप से कुछ होता है ना सर, साइकोलॉजी, उनको साइकोलॉजिस्ट है, तो दे आर ऑन आवर पैनल, दे आर वर्किंग विद लाइक लेट्स से एज अ सोशल रिस्पॉन्सिबिलिटी, दे डू नॉट चार्ज एनीथिंग। बट जैसे जैसे हम आगे चले ना, तो हमने ये रियलाइज किया सर कि आपका थॉट, जैसे आपने बताया, इट्स अ वेरी गुड थॉट, और ये थॉट ना स्टार्टिंग से स्कूल लेवल से ही आ जाना चाहिए बच्चों में। तो आई एम एसोसिएटेड विद सम DUSU के स्टूडेंट्स हैं जो काउंसिल के अंदर हैं, जो दिल्ली यूनिवर्सिटी में है, और स्कूल्स भी हमारे पास ना कई लोग हैं जो स्कूल्स के ओनर्स हैं। वी हैव गेट थ्रू दैट कि हम वहां पर जाके बच्चों को स्पीच दें कि आगे का फ्यूचर आपने देखना है, बच्चों जो कि 6ठी 7वीं क्लास क्रॉस कर चुके हैं उनको हम ये शिक्षा दे, और फ्री ऑफ कॉस्ट। अब इसके साथ क्या हुआ है कि कई लोग ऐसे हमारे साथ जुड़े हैं जो कि ना, अब देखिए जैसे मैं आपसे बात कर रहा हूँ और कई लोग ऐसे हैं सर कि बात भी नहीं कर पाते। मैं भी, जब मेरे ऊपर फॉल्स केस लगे थे ना, तो मैं भी काफी सर डिप्रेशन में चला गया था। पर मेरे पेरेंट्स दोनों अच्छे, मतलब दोनों गवर्नमेंट सर्विस में से रिटायर हुए हैं, अच्छी जगह से रिटायर हुए हैं। तो उन्होंने मेरे को समझाया कि बेटा दिस इज नॉट एंड ऑफ द लाइफ, अब आगे चलो, एटलीस्ट किसी की आप हेल्प कर पाओ कि। और मेरे साथ भी क्या था कि मेरे साथ भी ना सब दोस्त वो जिसको पता चला ना सर, सब दूरी बना ली, सबने दूरी बना ली, मेरे रिश्तेदारों ने भी दूरी बना ली, और मेरे को ये बोलते हुए कोई शर्म नहीं आ रही सर, क्योंकि मैं को पता है मैं गलत नहीं हूँ, और आई वांट टू स्टैंड। आई एम जस्ट 33 इयर्स ऑफ एज सर। मेरा बैकग्राउंड में आई एम अ बैंकिंग पर्सन, आई वर्क विद ICICI बैंक एंड HDFC बैंक फॉर 12 इयर्स। तो 12-13 साल का एक्सपीरियंस है। मैं ग्रुप में शायद सबसे छोटा हूँ। जतिन बेटे, मैं आपको ये बताना चाहता हूँ कि बेटे, ऐसे ढेर सारे केसेस हमने बहुत नज़दीक से देखे हैं, और बहुत सारे केस सुलझा के उनकी जो है ना मैरिटल जो डिस्कॉर्ड है उसको एक हार्मोनियल रिलेशनशिप में कन्वर्ट करने में भूमिका निभाई है। और जब मैंने इसमें पाया कि इसमें रियल सब्सटेंस है ही नहीं, हम लोग कुछ ना कुछ लोगों ने जो इम्प्रेशंस क्रिएट किए, जो किया, उसके पीछे भाग रहे हैं, या कहीं पे शादी के लिए जो है रॉन्ग जो है ना बातों को प्रोजेक्ट करके करने के कारण फिर तो वो उसके दोषी भी हैं कि यदि आप कुछ प्रोजेक्ट करके झूठ का सहारा लेके यदि शादी के बंधन में बंध रहे हैं, तो फिर वो तो धोखा है, फिर तो धोखा है, वो क्राइम ही है, वो तो क्राइम ही, इट इज ए क्राइम, इट इज ए क्राइम। लेकिन मैं देखो आपको एक डिफरेंट पर्सपेक्टिव में ले जाऊंगा। यदि तुम्हारे पास 5 मिनट का समय हो तो मैंने बड़े मकसद से फोन किया है ये। इट इज मैं सर अभी एक्चुअली क्या है ना, वाटरफॉल पे मैं साइड पे आ गया हूँ, बच्चे खेल रहे हैं, तो आई एम हैप्पी, मतलब आई एम हैप्पी टॉकिंग टू यू सर। बहुत अच्छा अपॉर्चुनिटी है आपसे बात करना सर। आई डोंट वांट टू मिस इट सर। प्लीज बताइए सर फॉर 5 मिनट। देखिए, मैं आपसे ये कहना चाहता हूँ कि आप जिस इकोसिस्टम में रह रहे हो, ये इकोसिस्टम गुलामों के लिए बनाया गया था। इस इकोसिस्टम की जो गणना गढ़ी गई है या संरचना गढ़ी गई है वो 1860 के आसपास गढ़ी गई है, और वो 1857 जैसी क्रांति दोबारा ना हो पाए इस मकसद से गढ़ी गई थी। ये शायद आपने कभी फील नहीं किया, आपको इस लहजे में किसी ने शायद बताया नहीं होगा। आपके जितने भी नियम कानून हैं वो 1857 के आसपास ही बनाए गए हैं, और इन नियमों के पीछे एक सोच थी कि हर भारतीय को अपमानित किया जाए, उत्पीड़ित किया जाए, शोषित किया जाए, उसमें हीन भावना पैदा की जाए, और उसकी जो भी तकलीफ हो कोर्ट में यदि वो पहुँचे तो प्रक्रिया में उलझाकर उसे बर्बाद कर दिया जाए, जिससे उसके अंदर जो है अंग्रेजी साम्राज्य के विरुद्ध खड़े होने की ताकत खत्म हो जाए। इस लहजे में शायद आपको, इस लहजे में दादाजी ने मुझे बताई थी, ये मेरे को बाद में दादाजी ने बताई थी कि दादाजी 1927 में पैदा हुए थे, तो ये चीजें उन्होंने बताई मुझे कि अंग्रेजों के टाइम पे कैसे दबाया जाता था हमको, तो वो काफी स्टोरी उन्होंने मेरे को बताई है सर। राइट। अब ये बताइए, अभी यही हो रहा है, अभी यही आज भी हो रहा है सर। ये मैं वही कहना चाहता हूं कि अभी जो 3 नए कानून बनाए गए हैं,
यदि आप बारीकी से देखें तो हम ये कहते हैं कि पुराने कानून का सेक्शन ये था, नए कानून का सेक्शन ये है। तो ये नए कानून नहीं हैं, दे आर ओल्ड वाइन इन द न्यू बॉटल। अब मैं आपसे पूछना चाहता हूँ कि अंग्रेज़ों ने जो नियम कानून भारतीय गुलामों के लिए बनाए थे, स्वतंत्र देश के स्वतंत्र नागरिकों को क्या उसी कानून से हाँका जाना चाहिए? क्या कहना है आपका? नहीं नहीं सर, बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। अब तो सर इंडिपेंडेंस हो गई है, जब इतनी सारी कॉन्स्टिट्यूशन में राइट्स दे दी है, आप किस इंडिपेंडेंस की बात कर रहे हैं? आपको कोई इंडिपेंडेंस नहीं मिली है। हमारे दुष्ट राजनेताओं ने सत्ता का हस्तांतरण डरे हुए, बेहद ही डरे हुए अंग्रेजों से, अंग्रेजों की शर्तों पर स्वीकार किया। और उन्हीं अंग्रेजों को जो है ना, पहला जो है जनरल किसको बनाया था? गवर्नर जनरल ऑफ इंडिया कौन बना था? माउंटबेटन। तो ये अच्छा, ये बताइए जतिन, स्वतंत्रता के कुछ दिन पहले जिन्ना ने धमकाने के लिए एक डायरेक्ट एक्शन डे मनाया था, यदि आपको इतिहास का थोड़ा बहुत ज्ञान हो तो। थोड़ा सा ही, अगर ज्यादा हाँ, तो उसमें जो है हजारों हिंदुओं की हत्याएं हुई थी, बलात्कार हुए थे, धर्मांतरण हुआ था। और ये एक टेलर था जो जिन्ना ने दिखाया था कि ये हो सकेगा, इसलिए हमको अलग देश दे दो। अब यदि धर्म के आधार पर दो देश बनना थे और कुछ महीने पहले ये हमारा अनुभव था, तो क्या दूध पीते बच्चे को ये समझ में नहीं आना चाहिए था कि जब ये देश धर्म के आधार पर बटेगा तो मारकाट होगी और विशेष तौर पे हिंदुओं की बड़ी संख्या में हत्याएं की जाएंगी? ये अनुमान एक दूध पीते बच्चे को भी लग जाना चाहिए था। बिल्कुल बिल्कुल, और हुआ भी है। वो डेटा भी शायद हमारे पास नहीं होगा, वो जो पाकिस्तान में जो हिंदू मरे होंगे ना, कोई डाटा भी नहीं होगा सर उसका। तो सही कह रहे हो आप। हाँ, ट्रेनों में लाशें भर के आती थी, तो बहुत बुरा सीन था। जिन्होंने देखा है वही बताएंगे कि आंखों देखे क्या उन्होंने देखा है। अच्छा, दूसरा सवाल ये उठता है कि जब वो अपनी मर्जी से देश चुन रहे हैं, तो उनकी जो संपत्ति है उसके एवज में उन्हें पूरी नहीं तो कुछ ना कुछ एटलीस्ट भूमि तो मिलना ही चाहिए थी, कि नहीं मिलना चाहिए थी? बिल्कुल बिल्कुल। तो ये सब चीजें नहीं सोची गई और फिर आपके ऊपर गुलामों के नियम कानून थोप दिए और हम जैसे डीजी लाट साहब आपके ऊपर थोप दिए गए, जो कानून के ऊपर बनाए गए। अब सवाल उठता है कि आपको नहीं लगता है कि आप बहुत छोटी सी चीज के लिए लड़ रहे हो? ये देश ही बदला जा सकता है। ये देश ऐसा बन सकता है, सतयुगी जो है देश हो सकता है, राम राज्य वाला देश हो सकता है, जहाँ पे क्राइम करना, अपराध करना लगभग नामुमकिन जैसा हो जाएगा। और कोई अपराध करेगा तो 30 दिन में वो जेल में सड़ने के लिए पहुंच जाएगा। जहां पर आप बटन दबाएंगे तो वेल ट्रेन्ड वॉलंटियर आपके घर पहुंचकर आपकी एफआईआर दर्ज करेगा। आप बात समझ रहे हैं? बिल्कुल बिल्कुल, ऐसा होना भी चाहिए, ऐसा होना भी चाहिए। इसके साथ ही 5 जो है परजरी के जघन्य अपराध होंगे। तो आज की जनता एफआईआर दर्ज ना होने से अकेली त्रस्त नहीं है, वो झूठी एफआईआर से भी त्रस्त है, झूठी गवाही से भी त्रस्त है। वो पुलिस जो है एफआईआर को तायद करते हुए, झूठी एफआईआर को तायद करते हुए अपने मन से नहीं, पता नहीं। आप कुछ कह रहे हैं? नहीं नहीं, दूर रहो, पानी का दूर रहो। जी जी, हाँ जी। अच्छा, हेलो, सॉरी सर, हाँ हाँ हाँ। तो मैंने कहा कि पुलिस जो है झूठी एफआईआर को तायद करते हुए झूठे कथन जो है ना लिपिबद्ध करके आपको जेल में ठूस देती है, और वकील जो है ना झूठी जरह करके आपकी जमानत नहीं होने देता है और आप जेल में सड़ते हैं। ये सभी चीजें परजरी के जघन्य अपराध होंगे और नियम कानून में परिवर्तन किया जाकर इन्हें हत्या से भी बड़ा अपराध बना दिया जाएगा।
इसमें संपत्ति जब्त करने का प्रावधान होगा। जैसे वकील है तो उसका प्रैक्टिसिंग लाइसेंस निरस्त होने का जो है प्रावधान होगा। पुलिस है तो पुलिस का जॉब चला जाएगा, उसकी संपत्ति भी जब्त होगी और जेल में भी सड़ेंगे। मतलब इतना कठोर कार्य, मतलब ये 5 चीजें बहुत कठोर होंगी, क्योंकि जिस पे बीतती है वही समझता है कि उसे क्या मिला, क्या उसने झेला है। बिल्कुल। बाकी व्यक्ति नहीं अब मेरा ये हम्म। हाँ, नहीं सर, बताइए। तो ऐसा अद्भुत भारत जिसमें 21 टेक्नोलॉजी का यूज करके मात्र 15 दिन में की अधिकतम अवधि में चालान पेश हो जाएगा। भारत में कोई भी व्यक्ति किसी भी कोर्ट कचहरी के चक्कर नहीं लगाएगा। डिस्ट्रीब्यूटेड वीडियो बेस्ड ट्रायल सिस्टम के माध्यम से जजेज और वकीलों की संख्या बाधा नहीं बनेगी और अधिकतम 30 दिन में न्याय मिल जाएगा। बहुत सारे केसेस में तो 1 वीक से भी कम समय में न्याय मिल जाएगा। और ये न्याय मिलेगा तो जतिन, आप जैसे बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कि सर आप किस दुनिया में हैं, क्या आपने कोर्ट में हाँ, मैं भी यही बोल रहा हूँ सर, अभी तो यही हो जाए, सिर्फ पहले स्टेप तो यही हो जाए। मतलब होना तो बिल्कुल नहीं, पांचों चीजें बहुत इंपॉर्टेंट है। देखिए मेरी बातें सुनिए। वो क्या कहते हैं लोग, वो कहते हैं कि सर मैं तो कोर्ट में जाता हूँ, कोर्ट में वकील वहीं पर बैठा हुआ जो है जज का जो मुंशी है वो सबके सामने वहां घूस ले रहा है सर। तो एक बात तो मुझे समझ में आती है आपकी कि आप टेक्नोलॉजी का यूज करके 30 दिन में हमें जजमेंट तो दिला देंगे, लेकिन आप न्याय दिला पाएंगे ये मुझे कुछ दूर की कौड़ी लगती है। ये लोग मुझसे कहते हैं, ठीक है ना। तो मैं उनसे कहता हूं कि देखो मैं क्या बदलाव करूंगा और फिर तुमसे ही पूछूंगा कि तुम्हें जजमेंट मिलेगा कि न्याय मिलेगा। तो जतिन मैं आपको बताता हूं मैं 3 क्या बदलाव करने वाला हूं। पहला बदलाव होगा कि कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट एक्ट रिपील हो जाएगा। दूसरा बदलाव होगा कि अपील के 2 प्रावधान होंगे, अपील अगेंस्ट द जजमेंट एंड अपील अगेंस्ट द जज। प्रोसीजर भी हो सकता है, हाँ, मतलब जज हो गया, राइट, जज के विरुद्ध, राइट, जज के विरुद्ध यदि आप अपील ले रहे हैं, क्योंकि आज के जो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट के कारण आप जज के विरुद्ध अपील नहीं फाइल कर सकते, इसलिए वो पहले वो कॉन्टेम्प्ट ऑफ द कोर्ट इसलिए खत्म किया गया, ठीक है ना। अब इसमें जो है आपको मौका मिलेगा जब आप कहेंगे कि साहब देखिए ये एविडेंस थे, इन जज महोदय ने इन एविडेंस को नज़रअंदाज करके जो भी इनके अल्टेरियर रीजन रहे हों इन्होंने जानबूझ के गलत निर्णय दिया है, ये जज महोदय गलत निर्णय के लिए जिम्मेवार हैं। इस अपील को कहा जाएगा अपील अगेंस्ट द जज। और इस अपील का जो सुनवाई हो, जतिन कुछ कह रहे हैं? हाँ जी, मैंने खुद यही पॉइंट ना सर नोट कर रखा है। हाँ, और मैं मिलके आपसे ना काफी जो मैंने पॉइंट नोट किए हुए आपके भी सर सुनूंगा। मैंने तो ये नोट किया था कि इनको डीमेरिट पॉइंट्स मिलने चाहिए इनको। अभी आप छोड़ो ये सब, कुछ नहीं करना पड़ेगा। मैं आपको एक ऐसा सॉल्यूशन दूंगा कि ये सब कुछ नहीं करना पड़ेगा आपको, क्योंकि देखो आप जो सोच पा रहे हो वो आज की व्यवस्था को देख के सोच रहे हो। हम इतने अनुभव के बाद ये बताना चाहते हैं कि इससे भिन्न व्यवस्था ही हो सकती है, तो हम आज की व्यवस्था में थोड़ा बहुत परिवर्तन क्यों करें, हम एक बदली हुई व्यवस्था ही ले आते हैं ना। हम उसमें छोटे मोटे कॉस्मेटिक चेंजेस क्यों करें, हम प्राइमरी चेंज करके लेके आएंगे ना। तो जब यदि आप अपील अगेंस्ट जज करेंगे तो जज महोदय को, जब आप अपील हेलो, हाँ, तो जब अपील अगेंस्ट द जज करेंगे तो जज महोदय को स्वयं कटघरे में खड़ा होना पड़ेगा और उन्हें अपने जजमेंट को डिफेंड करना होगा कि नहीं साहब मैंने गलत निर्णय नहीं दिया है। वो सेम जज जिसने निर्णय दिया है, यदि वो अपने जजमेंट को डिफेंड नहीं कर पाया तो उसका जजमेंट पलट जाएगा और उसे जो है डी पैनल कर दिया जाएगा। डी पैनल का यहाँ मतलब है कि वो जज नहीं रहेगा,
तो आगे और चल जो के लोगों का भी घाटा हुआ है वो भी हर्जाना भरेगा वो भी। हाँ, वो भी है इसमें, तीसरा प्रावधान वही है। जो दूसरा प्रावधान ये है कि वो जज नहीं रहेगा, ठीक है ना। और जो तीसरा प्रावधान है कि उसके गलत जजमेंट के कारण जो लोगों को दुख पहुंचा है, कष्ट पहुंचा है, मानसिक यातना हुई है, इसमें लाखों का कंपनसेशन वो भी उसे अपनी जेब से भरना होगा। बिल्कुल राइट। बिल्कुल, ताकि तभी सोच समझ के जजमेंट देंगे। अब ये बताइए, यदि ये 3 बदलाव कर देंगे तो आपको न्याय मिल जाएगा कि नहीं मिल जाएगा? जी जी, नहीं, बिल्कुल आपका बिल्कुल। क्या कहना है तो कि प्रशासन में खौफ हो, थोड़ा सा खौफ हो उनको भी कि ऐसे भी नहीं, किसी की जान भी कीमती है। खौफ ऑफ नहीं, यू आर नॉट देयर टू बिकम लॉर्ड साहब। मी लॉर्ड जी कहलाने के लिए आप वहां नहीं बैठे हैं, आप न्याय करने के लिए बैठे हैं। यू आर अकाउंटेबल। यदि आप जानबूझकर गलत निर्णय दोगे तो भाई साहब आप जेल में सड़ोगे। बिल्कुल जी। आप बात समझ रहे ना। तो ये बीच का कोई वो नहीं, मतलब जो हम छोटे पे कंप्रोमाइज कर रहे हैं, नई व्यवस्था छोटे पे कंप्रोमाइज नहीं करेगी। भाई जो हमें शब्दों में लिखना है इसकी जगह हम ये लिख देंगे जो अभी आपको बता रहे हैं। इसे लिखने में भाषा का कोई प्रॉब्लम है क्या? नहीं। तो भाषा का प्रॉब्लम नहीं है। तो अब सवाल उठता है कि ऐसा अद्भुत भारत जिसमें 144 करोड़ लोगों को उनके पोटेंशियल का रोजगार मिलेगा, जी जहां पर जो शिक्षा है वो आज की लॉर्ड मैकाले की शिक्षा नहीं होगी, आज के MBA MSc ये सब चीज़ें नहीं होंगी, जिसकी 90% चीज़ें आप पढ़ते हो और 95% वो आपकी ज़िंदगी में कभी काम ही नहीं आती हैं। आपको जो पढ़ाया गया उसका 90% आपने कभी काम नहीं आया आपके। तो अब जो आपको देखिए, जो आपको अपने वैसे पढ़ना है एज ए मैटर, उसके लिए बहुत सारी डॉक्यूमेंट्री, बहुत सारी चीज़ें बना दी जाएंगी विच अपने एंजॉयमेंट के हिसाब से, यदि आप किसी डायरेक्शन में ज्ञान चाहते हैं तो पाल लीजिए आप। लेकिन जो हम शिक्षा देंगे वो आपको देंगे आपके पोटेंशियल को रियलाइज करने की शिक्षा। तो सबसे पहले आपका पोटेंशियल नापा जाएगा, राइट। अब पोटेंशियल, आप तो नीचे जमीन पे खड़े हुए हैं और आपका पोटेंशियल है कि आप देश के बहुत बड़े उद्योगपति बन सकते हैं, मान लेते हैं, ठीक है ना। तो ये यात्रा एक दिन में तो पूरी होगी नहीं, तो इस यात्रा को विभिन्न माइलस्टोन में बांटा जाएगा और हर माइलस्टोन के लिए जो शिक्षा आवश्यक है वो उस माइलस्टोन को रियलाइज करने वाली ही शिक्षा आपको पहले दी जाएगी, अगले चरण की शिक्षा अगली बार दी जाएगी। ऐसे ही इस चरण की जो स्किल सेट आपको चाहिए वही दिया जाएगा। जब आपको हायर लेवल का स्किल सेट चाहिए वो अलग दिया जाएगा, बाद में दिया जाएगा, आपका माइलस्टोन 2, माइलस्टोन 3, माइलस्टोन 4, राइट। ऐसे ही जो आजकल के टेक्नोलॉजिकल ज़माने में आपके 1 स्टेज के माइलस्टोन के लिए जो टेक्नोलॉजी इनेबलिंग चाहिए वो आपको दी जाएगी और फिर उसमें आपको रमा किया जाएगा। फिर आपको सेंटर ऑफ एक्सीलेंस एक्सीलेंस सर्टिफिकेट दिया जाएगा और फिर आप अडानी अंबानी के सामने ये नहीं कहेंगे साहब मुझे नौकरी दे दो। आपको सीधा आपकी स्थिति के हिसाब से, जिसके लिए आपको तैयार किया जा रहा है माइलस्टोन 1 का, आपको उस राष्ट्रीय संपदा के निर्माण में भेज दिया जाएगा। अच्छा, अब ये चीज़ें जो भी आपको मिल रही हैं ये उस व्यक्ति को भी मिलेगी जिसके पास 1 रुपए भी नहीं है, जिसका एक भी पैसा भारत सरकार से नहीं आ रहा है, इसका एक भी पैसा टैक्स पेयर से नहीं आ रहा है, और जो लोग जो भी कंट्रीब्यूट कर रहे हैं उन सबको रियल टाइम भुगतान हो रहा है। तो कैसे होगा फिर? हम कह रहे हैं भारत सरकार का पैसा है नहीं, फ्री भी है नहीं, टैक्स पेयर से लेंगे नहीं, जो लोग जो भी आपके लिए कर रहे हैं उनको सबको रियल टाइम भुगतान होगा। तो उस गरीब व्यक्ति के पैसा, जिसके खीसे में पैसा नहीं है, पैसा कहाँ से आएगा? तो इसके लिए हमने एक कल्पवृक्ष अकाउंट का सेम प्रिविलेजेस हो जो अमीर बंदे की प्रिविलेजेस है। नहीं, आप बेटे उसे सोच नहीं पाओगे, ये बड़ा हायर लेवल की थिंकिंग है। सुनो पहले, फिर उसमें अपना वैल्यू एडिशन करो। इसमें हर व्यक्ति को अर्निंग अकाउंट के पीछे एक कल्पवृक्ष अकाउंट चिपका दिया गया है। तो आपके 2 अकाउंट होंगे, एक दिखने वाला अकाउंट जिसका नाम है अर्निंग अकाउंट और एक दूसरा ना दिखने वाला अकाउंट है जो पीछे चिपका हुआ है आपके अकाउंट में, उसका नाम है कल्पवृक्ष अकाउंट। तो 5 मौलिक अधिकारों के लिए जब भी आपके धन की आवश्यकता होगी तो कल्पवृक्ष अकाउंट से बिना मांगे अपने आप टक से आ जाएगा।
इसका मतलब है सभी को रियल टाइम भुगतान में कोई दिक्कत है क्या? नहीं नहीं है, राइट। इक्विवेलेंट ही हो गया ये उससे। जब आप कमाएंगे तो कमाएंगे कैसे? क्योंकि जब क्योंकि राष्ट्रीय संपदा का जो निर्माण में आप लगेंगे तो आपको धन मिलने लगेगा, राइट। तो जब आपको धन मिलेगा तो सबसे पहले वो कलब्रिश अकाउंट का पैसा वापस जाएगा, और जब कलब्रिश अकाउंट का पैसा पड़ जाएगा तब आप समृद्ध होने लगेंगे, खुशहाल होने लगेंगे। तो ऐसे 5 मौलिक अधिकार आपको मिलेंगे। अब नेक्स्ट सवाल उठता है कि इसके लिए आपको करना क्या होगा। तो मैं आपका एक ग्रुप बना रहा हूं, अच्छे भारत का संकल्प समूह। मैं उसमें वो दस्तावेज आपसे शेयर करता हूं, उनको पढ़ने के बाद फिर हम दूसरी आगे की चर्चा करेंगे। हम चाहेंगे कि आप बड़े मन से। मध्य प्रदेश में रहते हैं सर? मैं भोपाल मध्य प्रदेश में रहता हूँ। भोपाल में? हाँ, मैं सर चक्कर लगाता हूँ भोपाल के अंदर। सर मैं आता हूँ अभी, एक्चुअली ना बस यहाँ से निकलने का टाइम है, छोटे बच्चे हैं हमारे साथ सर। नहीं बस हो गया है। आप अपना जो है ना बच्चों का ध्यान रखिए, उनकी मैं सेफ्टी। आपको बाकी शाम को कॉल करता हूँ सर आपको, या तो नहीं मैं अभी अब आप हमको 7 दिन तक कॉल नहीं करेंगे। पहले जो दस्तावेज हम आपको भेज रहे हैं उनको ध्यान से पढ़िए। राइट। मैं उस देख लेता हूँ। मैं ग्रुप में ऐड कर दूँ सर? मैं नहीं, मैं आपका ही अलग से ग्रुप बना रहा हूं, और उसमें आपको अपने से जुड़े लोगों को जोड़ना है। ठीक है। ये किसी उससे नहीं है, मतलब आपके परिवार के सदस्य, आपके रिश्तेदार, आपके मित्र, आपके पड़ोसी, और जिन संगठनों से आप जुड़े रहे हैं वो किसी भी जाति, किसी भी संप्रदाय, किसी भी धर्म के हों, सबको जोड़िए। क्योंकि ये अद्भुत भारत एक किसी जाति धर्म के लिए पैदा नहीं हो रहा है। ये देश बदल जाएगा, ये राजनेता पराजित हो जाएंगे, वो मेरे ऊपर छोड़ दीजिए। जी ठीक है। नहीं सर, बिल्कुल सर, आप वो ड्राफ्ट भेजिए सर, मैं इसको चेक करता हूँ सर। राइट, ओके। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम, जय गुरुदेव। वंदे मातरम सर, जय हिंद सर।